जियो इंजीनियरिंग के अंदर कहते हैं जी सनलाइट की वजह से दिक्कत आ रही है तो सनलाइट को कम किया जाए। तो पूरे आसमान में ऐसा केमिकल का छिड़काव किया जाए कि जो सनलाइट वापस धरती पर आने की बजाय वापस वहां से रिफ्लेक्ट होकर बैक स्पेस में चली जाए। 1960-1970 से ये केमिकल्स का छिड़काव किया जा रहा है देश के अंदर। ये अलग अलग जगह डॉक्यूमेंटेड है, हमको ऐसे आर्टिकल के बाद मिले भी हैं। तो निश्चित तौर से ये काम बहुत लंबे टाइम से जारी हो रहा है, तो हम चाहते हैं कि सरकार इसके ऊपर स्पष्टीकरण दे। के माध्यम से बहुत बड़ा बर्बादी किसी भी देश में किया जा सकता है, किसी भी देश में बांध को तोड़ा जा सकता है। अब बांध टूट गया और ऊपर से बारिश आपने तेज करवा दी तो जगह जगह पूरा देश जो है जलमग्न हो जाएगा, कई सिटी तबाह हो जाएगा। नमस्कार सभी साथियों को और एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है इस खास लाइव में। जैसा कि आपको पता है 16 जुलाई को होने वाला है एक बहुत बड़ा आंदोलन, जिसमें डॉक्टर तरुण कोठारी समेत बहुत सारे क्रांतिकारी साथी दिल्ली में सड़कों पर आ रहे हैं। 14 मुख्य मुद्दे हैं इस आंदोलन के, जिसमें कि दो वीडियो में हमने कई सारे दो अलग अलग मुद्दों की बात की है। उनको अगर आपने देखना है तो चैनल पर देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक खास मुद्दा जो डॉक्टर साहब ने उठाया है, हार्प टेक्नोलॉजी, कैम ट्रेल और जियो इंजीनियरिंग। ये तीनों ऐसे षड्यंत्र हैं जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को तो खैर पता ही नहीं है, लेकिन डॉक्टर साहब इसका कड़ा विरोध करते हैं और बाकी के सभी क्रांतिकारी इसके विरोध में उतरने वाले हैं। तो सबसे पहले इस मुद्दे को समझेंगे ध्यान से, क्यों डॉक्टर साहब ने ये मुद्दे को उठाया है और क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण है इसका विरोध करना। तो डॉक्टर साहब एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल में। सुमित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, तो डॉक्टर साहब बिना किसी देरी के सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा बड़ी सरल भाषा में कि ये जो केम ट्रेल की आप बात कर रहे हैं ये एक्चुअल में है क्या और क्यों कर रहे हैं आप इसका विरोध। हाँ, पहले ये समझना बहुत आवश्यक है केमिकल क्या चीज है ना। जी। बेसिकली क्या होता है कि अलग अलग देशों की सरकारें हवाई जहाज के माध्यम से पाइपलाइंस कुछ पर्टिकुलर केमिकल्स ऊपर आसमान में छिड़काव करती है। वो केमिकल्स वो आसमान में छिड़काव करती है तो जो जो प्लेन होता है वो आगे आके जाता है और केमिकल साइड से और पीछे से निकलते रहते हैं। एक लंबी सी लाइन बनती है, वो ट्रेल कहते हैं, लंबी सी लाइन, वो केमिकल की लाइन होती है, केमिकल्स कहते हैं। और धीरे 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 वो केमिकल की ट्रेल जो लाइन है धीरे धीरे फैलती है और गोल 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 उसके अलग अलग बबल्स बनते हैं और ऐसा लगता है कि कृत्रिम बादल टाइप बनता है। वो जो रियल बादल अलग होते हैं, ये बिल्कुल गोल 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 होते हैं। तो ये बेसिकली जो धरती के ऊपर का जो वातावरण है उसको दूषित करने के लिए किया जाता है। वहाँ जो केमिकल्स का छिड़काव होता है, अल्टीमेटली वो केमिकल्स बारिश के साथ में नीचे गिरते हैं। कई बार आपने देखा होगा बारिश में यदि आप भीग जाते हैं तो आपके शरीर पर खुजली होना, इरिटेशन होता, हमेशा नहीं होता, कभी कभी आपने देखा होगा कि इस तरह की घटनाएं हो, तो जो केमिकल्स का छिड़काव ऊपर होता है वो मिला हुआ होता है इसके अंदर। वो केमिकल नीचे आता है, वनस्पति में जाता है, प्राणियों में जाता है। उस केमिकल के माध्यम से वेदर मॉडिफिकेशन होता है ना। जहां पर बारिश नहीं होती वहां भी बारिश भी करवाई जाती है। तो इस प्रकार से कई तरह की चीजों से ये एक अपने आप में वो जो हार्मफुल केमिकल है वो अल्टीमेटली नीचे धरती पर आता है। धरती पर आने के बाद वो प्लांट में जाता है तो प्लांट के सिस्टम को खराब करता है। वो अल्टीमेटली प्लांट के माध्यम से या जीव जंतु के माध्यम से वो मनुष्य को शरीर में आता है। तो एक प्रकार से उस केमिकल की वजह से पूरा बॉडी का सिस्टम, पूरा बॉडी का हार्मोनी, पूरा बॉडी का बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है। लोगों की बीमारियां बढ़ती हैं और लोगों की मौतें होती हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो चीजें होती है ये एक प्रकार का जो मास डिपॉपुलेशन जो चल रहा है इनका एजेंडा, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का, उसी एजेंडे का एक हिस्सा है, जिसकी वजह से लोगों को मास स्केल पर बीमारियां होना, एक्जिमा होना, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होता, सीवीएस कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की प्रॉब्लम होना और अल्टीमेटली उनको डेथ होना, है ना। ये सब चीजें एक प्रोग्राम प्लानिंग के तहत किया जाता है। तो इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि सरकार बताए कि हमारे देश में केमिकल का छिड़काव कब से हो रहा है। हमने पता लगाया तो 1960-1970 से हो रहा है। 1960-1970 से केमिकल का छिड़काव हो रहा है और धीरे 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 अब इनकी संख्या, उनकी इंटेंसिटी, इनकी क्वांटिटी वो बढ़ती जा रही है। तो ये बड़ी चिंता का विषय है। जो इसके क्या फार्मर्स कुछ से उनकी एविडेंसेस लैंड, वगैरह भी मिले थे इसके कुछ। जो फार्मर्स की लैंड है वो खराब होती है। आप देखिए एविडेंसेस बिल्कुल स्पष्ट है।
जब ऐसी कोई स्थिति आती है, हमने कई वीडियो देखे हैं, उस वीडियो को हमने भेजा भी है। एक जो केमिकल की जो लाइंस बनती है ना, वो लाइन धीरे 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 फैल के बादल का रूप ले लेती है ना। लोगों को लगता है जी बादल इकट्ठे हो गए, जी बादल से बारिश हो रही, लेकिन वो बारिश करवाई जाती है उस रन के माध्यम से। और 1960 1970 से ये केमिकल्स का छिड़काव किया जा रहा है देश के अंदर। ये अलग अलग जगह डॉक्यूमेंटेड है, हमको ऐसे आर्टिकल के बाद मिले भी हैं। तो निश्चित तौर से ये काम बहुत लंबे टाइम से जारी हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि सरकार इसके ऊपर स्पष्टीकरण दे कि देश में केमिकल्स कब से छिड़काव हो रहा है, कितना हो चुका है, कौन कौन से एरिया में हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या चाहती है सरकार, वो सब चीज सरकारें करें और इसको भविष्य में इसको बंद किया जाए। ये हमारी एक डिमांड है। ठीक है डॉक्टर साहब। अच्छा, दूसरा आपने एक और मुद्दा इसमें ही लिया है, हार्ट टेक्नोलॉजी, तो इसके बारे में भी आप मैं जानना चाहूंगा। देखिए, इस हार्ट को समझना बहुत ही जरूरी है। ये एक ऐसी नवीन तकनीक है जिसके ऊपर यूएस काम कर रहा है ना। यूएस की जो एजेंसी है वो काम करती है, और साथ में बड़े आश्चर्य की बात है, इसके अंदर यूएस की तीनों सेनाएं शामिल है। थल सेना, नभ सेना और आपके पैदल सेना जो होती है, वो तीनों ही, जल सेना, थल सेना और वायु सेना, तीनों ही इसके अंदर शामिल है। इस प्रोजेक्ट के अंदर ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेड है। ठीक है, लोगों ने विरोध किया तो अब यूएस के गवर्नमेंट कहती है कि हमने ये काम बंद कर दिया। देखिए, विरोध, पब्लिक विरोध के बाद गवर्नमेंट अब ये कहती है कि हम अब इस पर कोई रिसर्च नहीं कर रहे हैं, परंतु ऐसा नहीं है, रिसर्च इसके ऊपर जारी है। इसका अगर फुल फॉर्म समझे तो ये होता है हाई फ्रिक्वेंसी एक्टिव ऑरोरल रिसर्च प्रोग्राम। ये एक रिसर्च एक्टिविटी चल रही इन लोगों की। आप देखेंगे अभी इसके माध्यम से अचानक से वायु में चेंज किया जा सकता है, वायुमंडल के अंदर। वायुमंडल में जहां पर धरती का और आकाश का जो मिलन होता है वायुमंडल का, वो वहां पर एक होता है आयोनोस्फीयर, तो लगभग 80 किलोमीटर के आसपास ऊपर तक होता है। वहां पर अगर आपने उसके आयन में छेड़छाड़ कर दिया, उस आयन को आपने पॉजिटिव से नेगेटिव किया, नेगेटिव से पॉजिटिव किया, तो काफी कुछ ट्रिमेंडस प्रभाव पड़ता है और इमीडिएट इफेक्ट पड़ता है। इमीडिएट मौसम चेंज होता है, इमीडिएट बारिश हो सकती है, इमीडिएट भूकंप लाया जा सकता है। आपने महाभारत के अंदर पढ़ा होगा कि अर्जुन के पास दिव्य अस्त्र थे। महाभारत के युद्ध में आपने देखा भी होगा कि उसने एक तीर चलाया और बारिश हो गई, है ना। तो ये तीर चलाने से बारिश कैसे होती है? तो निश्चित तौर से वो जो जो दिव्य अस्त्र थे, उनके आगे जो सिस्टम था, उसमें कोई ना कोई ऐसा सिस्टम था, वो आयनोस्फीयर तक जाता था और वहां जाकर के वो उस वायुमंडल के अंदर बदलाव लेके आता था, तो उसकी वजह से अचानक से बारिश हो जाती थी। तो ये चीजें, ये वैज्ञानिक चीजें पहले से हमारे देश में मौजूद थी, तो यहीं से इन लोगों ने उसका उठाया हो, यहीं पर रिसर्च करके वहां से ले गए और उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। इसके माध्यम से बहुत बड़ा बर्बादी किसी भी देश में किया जा सकता है, किसी भी देश में बांध को तोड़ा जा सकता है। अब बांध टूट गया और ऊपर से बारिश आपने तेज करवा दी, तो जगह जगह पूरा देश जो है जलमग्न हो जाएगा, कई सिटी तबाह हो जाएगा। अभी आपने देखा होगा चीन के अंदर 2-3 साल पहले बहुत बहुत बड़ा बांध, बहुत बड़ा ये चल राशि सड़कों पे आ गई थी। आपने देखा होगा 2-3 साल पहले चीन से जगह जगह वीडियो आ रहे थे और अखबारों में खबर आ रही थी कि जो चीन में जो बाढ़ आई है, ये 1000 साल तक का रिकॉर्ड है। पिछले 1000 साल तक का रिकॉर्ड है कि ऐसी ऐसी बर्बादी, ऐसा बाढ़ का पानी नहीं देखा। तो 1000 साल का जो रिकॉर्ड बता रहे हैं वो कैसे हुआ? ये निश्चित तौर से अमेरिका की कोई कोई चाल होगी, तो उसने वहां भारी भारी मात्रा में बारिश करवाई है। उसके बाद बांध टूटे हैं, बांध तोड़े भी गए हैं। इसके साथ में मल्टीपल जगह से अगर इनके एंटीना को शेयर कर दिया जाए, मल्टीपल जगह से एंटीना को शेयर करके विद्युत तरंगे अगर पैदा की जाए, विद्युत चुंबकीय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को पैदा किया जाए, तो उस वेव्स को कंसंट्रेट करके भूकंप तक लाया जा सकता है। अभी आपने देखा होगा तुर्की में भूकंप आया था, है ना। ये करीब मेरे ख्याल से 6 महीने की आसपास की घटना है ना। तुर्की में भूकंप आया था, तो जब भूकंप आया उसी टाइम पे अलग अलग जगह से हमने कई वीडियो देखे हैं, आसमान से बिजली भी कौंधी है। बारिश के साथ में बिजली आना तो एक एक सामान्य घटना है, बारिश हो रही है बिजली आ रही है ना। लेकिन भूकंप के साथ में बिजली का आना असामान्य घटना है। भूकंप के साथ में बिजली का कोई रिलेशन नहीं होता, भूकंप और बिजली एक साथ कभी नहीं आते हैं। जब भी भूकंप के साथ में बिजली चमक रही है, तो इसका मतलब निश्चित तौर से कहीं न कहीं ऐसा कुछ फोकस है जहां से वो चीजें निकल रही है और एक पर्टिकुलर फोकस पे जाकर के वो सेंट्रलाइज हो रही है और वहां पर वो धरती का कंपन हो रहा है। ये चीजें है, तो ये चीजें जो है, ये आपको किसी भी देश को बर्बाद किया जा सकता है। इसमें क्या होता है ना, आम नागरिकों को मार जा रहा है। होता क्या है ना, देखिए हमारे शास्त्रों में लिखा युद्ध होता है, युद्ध दो राजाओं के बीच में होता है
और दो सेनाओं के बीच में होता है। हम्म, ऐसा नहीं होता कि भाई आप युद्ध भूमि के अंदर कोई साधारण इंसान को आप मार दो, है ना। ऐसा किसी देश के बीच में नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जो युद्ध हो रहे हैं, जो कृत्रिम युद्ध जो है, बाढ़ लिया है, भूकंप लिया है, इसमें साधारण जनता हजारों लाखों की संख्या में मारी जाती है, और वो देश की प्रॉपर्टी का नुकसान करने के चक्कर में आप लोगों को मार देते हैं। तो आप नॉर्मल सिटीजन पे आप हमला नहीं कर सकते युद्ध के अंदर, चाहे कितने बड़ा युद्ध हो ना। लेकिन यहाँ पर वो सब चीजें ब्रेक हो रही, तो इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। भारत सरकार बकायदा डॉक्यूमेंट्स जारी करे कि कौन कौन सा देश जो है हार्ट के ऊपर स्टडी कर रहा है, क्या स्टडी किया, वो कहाँ तक पहुंचा है, उसके पास किस तरह के हथियार हाथ इकट्ठे हो गए हैं। तो पूरी दुनिया के देशों का सर्वे करके एक 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 ड्राफ्ट बना के, आर्टिकल बना करके भारत सरकार लोगों को जारी करे, और इसके ऊपर पूरी दुनिया में रोक लगाने के लिए एक पहल करे, ये हम चाहते हैं। बिल्कुल। अच्छा, इसी के साथ एक और जियो इंजीनियरिंग की आप बात कर रहे हैं, ये किस टाइप का खतरा है जो हमें जानना चाहिए? अभी ये इन लोगों ने एक नया बात, ये नई चीज छड़ी है, जियो इंजीनियरिंग, वो होता है क्लाइमेट इंजीनियरिंग, है ना। अच्छा। ये कह रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज हो गया है अभी। क्या हो गया जी, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को कम करना है। अब कम करने के लिए इन लोगों ने बोला कि ऐसा करो, जहाँ ये वायुमंडल में जहां जहां कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको खींच करके बड़े बड़े टैंक में स्टोर कर दो। तो इसको ये बोलते हैं जी सिंक टैंक। सिंक टैंक बोलते हैं जी, बड़े बड़े सिंक टैंक लगाओ, उस टैंक के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करो। अब बताइए कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ कहाँ फैली हुई है। अब फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करेंगे, फिर किसी कंपनी को ठेका जाएगा, वो टैंक बनाएगा, वो टैंक में स्टोर करेगा, कितना पैसों की बर्बादी होगी इसके अंदर, जो चीज जरूरत नहीं, वो किया जाएगा। तो ये इनका शशोबाजी है, ये एक तरीका है किस प्रकार से लोगों को प्रभावित करने का। अब कार्बन डाइऑक्साइड हटाने के नाम पर ये लोग कह रहे हैं कि गाय भैंसों को मार दो, गाय भैंसें जुगाली करती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। इसको इन लोगों ने नाम दिया कार्बन फुटप्रिंट, उसको कम करना, ये भी उसका हिस्सा है। अच्छा, कभी कभी ये कहते हैं कि जो जियो इंजीनियरिंग के अंदर कहते हैं जी सनलाइट की वजह से दिक्कत आ रही है, तो सनलाइट को कम किया जाए, तो पूरे आसमान में ऐसा केमिकल का छिड़काव किया जाए कि जो सनलाइट वापस धरती पर आने की बजाय वापस वहां से रिफ्लेक्ट होकर बैक स्पेस में चली जाए, है ना। तो ये सनलाइट डिमिंग प्रोजेक्ट भी इनका चल रहा है। तो कभी कहते हैं कि ये समुद्र के ऊपर एक लेयर, समुद्र के ऊपर एक लेयर बिछा दो, लाइम, लाइम में चुना, समुद्र के ऊपर एक चुने की लेयर बिछा दो, उससे भी वहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी वो कम निकलेगी। तो कभी कहते हैं कि जो आयरन जो होता है, लोहा, जैसे जहां जहां जिस जिस देश में जिस जगह पे स्थान पे आयरन कम है, वहां बहुत सारा आयरन डाल दो, और आयरन जो है वो उसको कम करेगा। कभी कहते हैं ओसिन जियो इंजीनियरिंग, कभी कहते हैं कार्बन फुटप्रिंट। तो ये पूरा पूरा एक प्रोपोगंडा चल रहा है, पूरा एक षड्यंत्र चल रहा है। तो इसके खिलाफ भी सरकार व्हाइट पेपर लेके आए, दुनिया में कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है, इसके ऊपर क्यों हो रहा है, क्या चाहते हैं, जनता को जानकारी दे, जागरूक करे, और ये सब प्रोजेक्ट जो है ये बेकार है, बकवास है, इन सब प्रोजेक्ट को बंद किए जाए, ये हमारी मांग है सरकार से। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, लेकिन सवाल अब देखिए ये आता है, आपने तीनों बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किए, धन्यवाद, क्योंकि सबसे बड़ी सरल भाषा में आपने तीनों चीजें बता दी हैं, आई होप कि सबको समझ में आ गई। लेकिन अब इन सब तीनों चीजों के पीछे एक्चुअल में केवल अमेरिका ही है, या ये जो षड्यंत्र रचे हुए हैं ये हैं कौन षड्यंत्रकारी, ताकि उनके खिलाफ अगर हमारी सरकार भी हमारा और आपका साथ देती है तो किसके खिलाफ करेंगे हम लड़ाई, कौन रच रहा है ये षड्यंत्र तीनों टाइप के? ठीक है, मुख्य भूमिका जो होती है, जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के जो एजेंट है पूरी दुनिया में, जो जो हम जानते ही हैं, कुछ परिवार है जो उसको चलाते हैं। अमेरिका पे उन लोगों का इनडायरेक्ट नियंत्रण है ना। वहां के राष्ट्रपति कौन चुने जाएंगे वो तय करते हैं, और राष्ट्रपति के माध्यम से, कैबिनेट के माध्यम से कुछ रूल्स और रेगुलेशंस लगाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि भाई जो अमेरिका है वो मेन कल्प्रिट है इस पूरे मामले में, है ना। वहाँ की सरकार, वहाँ के संसाधन, वहाँ की सेनाएं, वहाँ के लोग इस पे कल्प्रिट है। तो सबसे पहले वहाँ के, हो सकता है वहाँ के कॉमन मासेस को भी जानकारी नहीं हो, सबसे पहले अगर भारत सरकार चाहे तो अमेरिका के नागरिकों को भी जागरूक किया जा सकता है। अगर वहाँ के लोग अगर जागरूक हो गए कि भैया पूरी दुनिया के अंदर ये जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है, ये यूएस के आर्मी कर रही है, यूएस के अधिकारी कर रहे हैं, यूएस के कैबिनेट कर रही है, यूएस की सरकार कर रही है, तो हो सकता है वहां से भी एक विरोध की आवाज उठे। मुख्य भूमिका अमेरिका की है, उसके देखा देखी फिर बाकी देश भी करते हैं, है ना। अब मान लीजिए दो देशों में लड़ाई हो रही है, और शुरुआत की बात कर रहे हैं, अगर दोनों देश आपस में या दो लोग आपस में लठ लेकर लड़ रहे हैं, और अगली बार एक आदमी अगर तलवार लेकर आ जाता है, तो लठ वाला कमजोर पड़ जाएगा, तो वो फिर वो भी अगली बार तलवार लेके आएगा, वो उसकी मजबूरी हो जाएगी।
अगर आप ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित करेंगे जो दुनिया को खत्म करने वाली, तो हो सकता है कल को चीन सोचेगा मेरे पास क्यों नहीं है, हमारे देश को खतरा है। कल को रूस सोचेगा, हो सकता है रूस ने भी शुरू कर दिया और चीन ने भी शुरू कर दिया, और कहीं न कहीं लोगों ने भी स्टार्ट कर ही दिया होगा जब यूएस के पास है ना। तो ये तो एक चेन रिएक्शन है। अगर एक कंट्री करेगा तो धीरे धीरे बाकी सारे कंट्री अपने बचाव के लिए उस काम को करेंगे। तो जहां से शुरुआत हुई है वहीं पर उसको नष्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले अमेरिका में ये प्रोग्राम सब बंद करने पड़ेंगे, और जितने भी अमेरिका में ये एजेंसी है जो काम कर रही है, वो अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण में हो, अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में हो, भारत के लोगों की निगरानी में हो। जितने भी अड्डे अमेरिका के उन सबको जो है भारत की निगरानी में लिया जाए, ये भी एक काम किया जा सकता है। तो ऐसे कई तरीके से किए जा सकते हैं, लेकिन इसका जो मेन जो कल्प्रिट है वो यूएस है। अच्छा, बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि अभी तक हमें पता चल रहा है कि ये पूरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक मुद्दा है। अब चूंकि ये प्रोग्रामों को बंद कराना है तो सिर्फ भारत के द्वारा आवाज उठाना तो काफी रहेगा नहीं। क्या कुछ और देशों में भी इन प्रोग्रामों के खिलाफ जनता अवेयर है? क्या वहां पर कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? आपके रिसर्च के दौरान अगर कुछ पता चला हो कि क्या और देश भी हैं जो इसके खिलाफ आ चुके हैं या आ रहे हैं? हाँ, हाँ, पहली बात ये कि चूंकि मामला अंतर्राष्ट्रीय है, उसके पहले भी देश की सरकार का ये दायित्व तो बनता है कि वो देश की जनता को सच बताए। कम से कम क्या क्या ये क्या हो रहा है, कितने हानिकारक है, क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है, किस किस देश में किस स्टेज पर ये मामला पहुंचा है, ये जनता को जागरूक करे, नंबर एक। नंबर दो, जब जनता जागरूक हो जाएगी, इसके लाभ क्या है, नुकसान क्या है, वो जनता खुद अपना तय करेगी, और नुकसान जनता को लगेगा तो बंद करा देगी। अमेरिका में इसका विरोध हुआ, और बहुत ज्यादा विरोध हुआ। अमेरिका की सरकार ने ऑफिशियली ये डिक्लेयर कर दिया है कि हमने हार्प पे काम करना बंद कर दिया। सरकार ने पब्लिक प्रेशर में आकर के ये घोषणा की कि अब हम हार्प पे कोई काम नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पहले वो हार्प पे काम कर रहे थे। इसका मतलब ये भी हुआ कि हार्प के बहुत ज्यादा नुकसानदायक चीजें वहां की सरकारों को दिखी, वहां की जनता को दिखी, है ना। ये अपने आप में एक सबूत भी है। और अब इन लोगों ने बंद कर दिया, कहने के लिए बंद किया। लेकिन अमेरिका, आप जानते हैं, पूरी दुनिया के ऊपर दादागिरी जो करता है, वो इस प्रकार से चीजें बंद तो कर नहीं सकता। ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया होगा, लेकिन अनऑफिशियली अंडरग्राउंड तरीके से उनकी सर्च जारी होगी। तो ये चीजें हैं। तो दुनिया के, भारत के लोग अगर जागरूक हो जाते हैं, भारत की सरकार एक्टिवली काम करती है, भारत में दुनिया की 20% आबादी रहती है। अगर भारत के लोग जागरूक हो गए तो भारत के वीडियो, भारत के संदेश, भारत के लोगों को मैसेज पूरी दुनिया में जाएंगे, तो वहां भी ये जागरूकता फैलेगी। वहां की सरकार नहीं भी चाहेगी तो भी लोग जाग जाएंगे, है ना। तो ऐसी स्थिति में लोग धीरे धीरे एक परिवर्तन आएगा, और तमाम देशों की सरकार को ये मानवता के संहारक हथियार जो है, ये कोई ऐसा नहीं कि दो देशों के बीच की लड़ाई की बात हो रही है। आप किसी देश का बांध तोड़ रहे हो, है, आप किसी देश का इलेक्ट्रिक का जो उसका जो पावर हाउस है उसको आप नष्ट कर रहे हो, आप किसी देश के भूकंप लेके आ रहे हो। ये लड़ाई नहीं होती, ये लड़ाई का तरीका नहीं है। आप लड़ रहे हो, आप आपकी सेना से लड़िए। आप दोनों तरफ की सेनाएं हैं, वो इस चीज के लिए है, तो आप वहां लड़िए। आप इस प्रकार से लड़ना तो ये मानवता के खिलाफ एक घातक हथियार है। तो निश्चित तौर से पूरी दुनिया को जागरूक करना है, ताकि पूरी दुनिया जो है इस पर काम करे, लोग काम करें। और का जब जनता का दबाव बनता है, जब पब्लिक प्रेशर बनता है, तो सरकारों को वो काम बंद नहीं करने पड़ते हैं। बंद नहीं करे तो कम से कम उसकी जो स्पीड है वो कम करनी पड़ती है। तो पूरी दुनिया में काम हो रहा है, भारत में भारत इसको लीड करे, भारत इसको अगुवाई ले। हम सरकार से चाहते हैं कि इस पे व्हाइट पेपर निकाले, इसकी डिटेल जानकारी दे, और पूरे देश की जनता को जागरूक करे। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, देखिए जागरूकता ही जरूरी है, आपने सही कहा। लेकिन जागरूकता करते समय लोगों के साथ एक समस्या होती है। मैंने खुद इसको एक्सपीरियंस किया कि लोगों से जब मैंने कहा कि आपको अधिक जानकारी के लिए आप ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर या ये जो 3 प्रोग्राम आपने बताए, हार्ट टेक्नोलॉजी, जियो इंजीनियरिंग, ये सारी चीजें आप पढ़ो, केम ट्रेल। अब जब वो इंटरनेट पे जाते हैं तो बड़ी बड़ी वेबसाइट जो ऑथेंटिक अपने आप को बोलती है, बड़ी बड़ी ऑथेंटिक चेक फैक्ट वेबसाइट, उन सब में इन तीनों सभी चीजों को बोल दिया जाता है कि ये केवल कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है, केवल ये अफवाह है, मनगढ़ंत कहानियां हैं, फैक्ट इसमें नहीं है। फिर वो वापस जिनको हमने जागरूक किया है वो हमसे ही बोलते हैं कि आप किस भ्रम में जी रहे हैं, आप ने जो भी बात बताई वो सब तो फेक है, हम कैसे यकीन कर लें। जानना चाहूंगा कि आपसे अब एक तो इसका समाधान क्या है और ऐसा क्यों बिल्कुल, है देखिए, कि हाँ, इंटरनेट पर इन हाँ, सब चीजों के ये खिलाफ जितनी बोला बड़ी जाता बड़ी वेबसाइट्स है, ये कहीं न कहीं उस पूरे एजेंडे में साथ है। इस दौरान देखा था हमारे वीडियो किस प्रकार से हटाए गए।
मैं अपनी बात बताता हूँ। जब भारत सरकार ने 15 दिन के लिए लॉकडाउन लगाया, पहला लॉकडाउन शायद 15 दिन का लगा था शायद, है ना। तो 21 दिन का, 21 दिन का पूरा देश में मांग उठी थी कि 15 दिन का लॉकडाउन लगाओ, 15 दिन का लगाओ, और वो 21 दिन का लॉकडाउन लगाया गया था ना। तब मेरे कई जो रिलेटिव्स है या दोस्त है, उनसे मेरी बात चल रही। वो बोले यार डॉक्टर साहब परेशान मत होइए, ये 15 दिन में है ना, इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है 15 दिन का होता है, और 15 दिन में इन्फेक्शन कंट्रोल हो जाएगा और ये लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, आप क्यों परेशान हो रहे इतना ना। मैंने उनसे कहा ये जो आपको इंक्यूबेशन पीरियड समझाया जा रहा है, हम इंक्यूबेशन पीरियड पढ़ते पढ़ते बड़े हुए हैं। हम पिछले 30 साल से इंक्यूबेशन पीरियड पढ़ रहे हैं, हमें पता है। अभी आप नहीं है ना, ये नाम जो है इंक्यूबेशन पीरियड 15 दिन का होता है, ये पहली बार सुना होगा, और हम कम से कम इसको 1000 बार सुन चुके हैं। तो हमने बोला ये नहीं रुकने वाला है, ये सिर्फ स्टार्टिंग है, ये कई साल चलेगा, 2-4 साल चलेगा। बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, ये ऐसा नहीं होगा, लॉकडाउन है 15 दिन का है, और ठीक है मोदी जी ने इसको 21 दिन कर दिया, 15 दिन की रिक्वायरमेंट थी, 21 दिन कर दिया, बंद हो जाएगा। लेकिन अब जब उन लोगों ने देखा लॉकडाउन बढ़ता गया, फिर 1 महीना, फिर 1 महीना, फिर 1 महीना, तो उनको फिर धीरे 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 बात समझ में आई कि अरे बात तो ठीक कह रहे थे ना, है ना। ये 15 दिन वाला इंक्यूबेशन पीरियड का फंडा तो फेल हो गया है ना। तो ऐसे ही है, जब हम कोई बात कहते हैं, शुरुआत में कुछ लोग जो जागरूक नहीं होते हैं या डाउटफुल सिचुएशन में होते हैं, वो हमारा विरोध भी करते हैं या हमसे असहमति व्यक्त करते हैं। लेकिन वो असहमति, ये मान लीजिए कि वो उनका स्टेज जो है, स्टेज ऑफ नॉलेज अभी थोड़ा सा नीचे है। जितना ज्यादा उनका नॉलेज बढ़ेगा, वो धीरे धीरे उनका स्टेज अपने आप अपग्रेड होगा। अभी वो बिल्कुल सही जगह है, अभी अभी वो इंक्वायरी के लेवल पे है। वो भले आपका विरोध कर रहे हैं ना, वो दोनों चीजें पढ़ के विरोध करते हैं, लेकिन उनके दिमाग में एक पॉइंट तो आ ही चुका है कि यार ये भी एक सोचने वाली बात है। तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों, वो जब इस चीज पे निष्कर्ष पे पहुंचेंगे, तो वो उसी निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। आप देखिए, अभी इन लोगों ने ये, अभी आपको मैं कुछ वर्ड यूज करूंगा तो ये वीडियो आपका हट जाएगा, लेकिन हम लोगों की कोशिश की वजह से, हम लोगों ने जो कोशिश की उसकी वजह से ये कितना कम हुआ, कितना कम हुआ है। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा कम हुआ ना। ये सरकारों को कदम पीछे खींचने पड़े, जनता को लगा कि यार ये जो बोल रहे हैं वही हो रहा है, ये इन्होंने जो जो बातें कही वही हो रहा है। तब जाकर के 6 महीने, साल भर हम जो अपनी बात कहते रहे, तब जाकर के कुछ एक बड़े समूह को उसको विश्वास हुआ, और वो आज वो समूह आज हमारे साथ में है ना। तो निश्चित तौर से यह बात धीरे धीरे जनता तक पहुंचेगी। तो आज जो व्यक्ति अपने हमें कहता है कि भाई ये तो कॉन्स्पिरेसी है ना, हम इसको नहीं मानते हैं, कम से कम उसके पास में दोनों पक्ष तो आप पहुंच गए। कम से कम दो पक्ष पहुंच चुके हैं, एक पक्ष हमारा पहुंच चुका है, एक पक्ष जो सरकारें कहती है या जो बड़ी वेबसाइट कहती है उसके पास पहुंच चुका। कभी भी ऐसा कोई मौका मिलेगा तो उसके सामने दो पक्ष है, वो उस आदमी से बहुत अच्छा है जिसके पास एक ही पक्ष है, जिसने हमको सुना ही नहीं। सब कुछ सरकारों के सच मान के चल रहा है, जो मीडिया के सच मान के चल रहा है, उसकी तुलना में वो आदमी एक स्टेज, दो स्टेज ऊपर चल रहा है। आज नहीं तो कल उसकी आंख खुलेगी, उससे पता चलेगा, इतना इंक्वायरी करेगा। ऐसे लोगों से हम कहना चाहते हैं कि वो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जाए, अलग अलग जगह जाए, उसको रिसर्च करे, आधा घंटा 1 घंटा रोज लगाए, और इसको न्यूट्रल होकर के सोचे, बिल्कुल न्यूट्रल होकर के। ये नहीं सोचे कि यार ये सरकार के विरोधी है या ऐसा है, ऐसा है, ऐसा ऐसा सोचने की बजाय बिल्कुल निष्पक्ष होकर के अपना अध्ययन करें, अपना रिसर्च वर्क करें, और उसके बाद देखें कि भी उनके पास उनका जो अध्ययन के क्या रिजल्ट होते हैं, और फिर बात करेंगे। तो मुझे लगता है कि अगर ये अपील हमारी ये लोग मान लेते हैं तो निश्चित तौर से उनके मानसिक सोच में परिवर्तन आएगा, और जो हम कह रहे हैं उसकी स्वीकार्यता बढ़ेगी। बिल्कुल। तो सभी दर्शकों से ये आग्रह भी है कि इंटरनेट पर और जगह तो ऐसी जानकारी नहीं मिल सकती, लेकिन जिस तरह से डॉक्टर साहब समय समय पर आकर के जो जानकारी हमें देते हैं, ये है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाया करें, क्योंकि डॉक्टर साहब को लगातार इस तरह से सड़कों पर भी आकर के इस तरह से काम कर रहे हैं। आप अगर उनके साथ सड़कों पर एटलीस्ट नहीं आ सकते, तो उनकी वीडियोज को ही कम से कम अपने परिवारजन तक पहुंचा सकते हैं, ताकि आप भी अपना कर्तव्य पूरा कर। डॉक्टर साहब एक बार फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, देखिए, आपने जिस हाँ जानकारी दी। देखिए, इसमें और इसमें ये, हाँ ये बात करनी बड़ी आवश्यक है कि हम्म, क्या होता है ना, कुछ लोग अपनी बात को कह पाते हैं, कुछ लोग नहीं कह पाते हैं ना। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको पब्लिक स्पीकिंग नहीं हो पाती, वो 2 मिनट 1 मिनट नहीं बोल पाते हैं। कोई बात नहीं है, आप आप ये कोशिश कीजिए, जो वीडियो हम बना रहे हैं या समझा रहे हैं, उनको आप कोशिश कीजिए कि जहां तक हो सके अपने किसी दोस्त को
रिलेटिव्स को बताइए, समझाइए, देखिए ये क्या बातें हो रही है, क्या चर्चा हो रही है। आप जब उसको चर्चा के लेवल पे फैलाएंगे ना तो बातें फैलेगी, नंबर एक। नंबर दो, जितने भी प्रोटेस्ट देश के अंदर हो रहे हैं, अभी हमारा नेक्स्ट प्रोटेस्ट 16 जुलाई का है, तो 16 जुलाई से पहले पहले अगर ये वीडियो संदेश अधिकतम लोगों तक पहुंचा देंगे तो उससे से क्या होगा कि जो कुछ लोग वहां पर आएंगे तो अलग अलग स्पीकर्स की बातें जब सुनेंगे तो उनको और अधिक ज्ञान वहां मिलेगा, और साथ में एक गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर भी पड़ेगा। तो आप ये कोशिश कीजिए कि कोशिश ये करें कि अगर आपको लगता है कि यार हमारा वीडियो भेजने से तो भैया आपको कोई नुकसान है या हमें ज्यादा पॉपुलैरिटी मिलेगी, तो आप एक काम कर सकते हैं, अपना खुद का वीडियो बना सकते हैं, अपना खुद का मैसेज बना सकते हैं, खुद का आपका इमेज बना सकते हैं, खुद की पोस्ट बना सकते हैं, आप वो भेज सकते हैं। हमारा पर्पस यहाँ पर किसी को प्रमोट करना या खुद को प्रमोट करना या खुद को पॉपुलर करना, ये हमारा काम नहीं है, ये हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य जो चल रहा है उसकी जानकारी संक्षिप्त तरीके से अलग अलग जगह से इकट्ठी करके आप तक पहुंचाना है ना। आप उस जानकारी को अपने तक रखते हैं या आगे भेजते हैं, और निश्चित तौर से आप जानकारी आगे किसी और को भेजेंगे तो हो सकता है किसी न किसी की वो जानकारी काम आ जाए। तो जानकारी स्प्रेड होनी चाहिए। हमारा वीडियो न भेजे तो अपने वीडियो में अपने माध्यम से, अपने शब्दों से, अपने फोटो बना करके, अपना कुछ करके उसको भेजिए, लेकिन ये जो जानकारी जो है ये आगे से आगे बढ़नी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब। तो चलिए जाते आते डॉक्टर साहब, 16 जुलाई को जो आंदोलन होने वाला है उससे रिलेटेड कुछ अगर दर्शकों से कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं। हाँ, काफी लोग इस प्रोटेस्ट में आने वाले हैं और काफी लोगों का समर्थन भी मिला है हम लोगों को। तो जितने भी अलग अलग संगठन के लोग हैं, है ना, उनसे मैं चाहूंगा जो अलग अलग मुद्दों पे काम कर रहे हैं, बहुत सारे संगठन अलग अलग मुद्दों पे काम कर रहे हैं, हम उनसे कहना चाहते हैं कि एक बार वो इन मुद्दों को समझें, कोशिश करें कि भाई ये मुद्दे क्या है, ये क्यों उठाए जा रहे हैं ना। एक बार उसको समझने का प्रयास करें तो उनको समझ में आएंगे कि ये जो देश के लिए मेजर इशू है, ये बाकी जो जितने इशू है वो माइनर इशू है, ये बड़े मेजर मुद्दे हैं, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। इस पर देश में और दुनिया में काम होना चाहिए, और जो लोग काम कर रहे हैं उनको आप लोग सपोर्ट करें, है ना, और उनके साथ में अधिक से अधिक संख्या में जुड़ करके इस पूरे संदेश को, पूरे प्रोटेस्ट को एक सफल बनाने में अपना योगदान दें। तो चलिए डॉक्टर साहब, हमसे जुड़ने के लिए और सभी दर्शकों का भी इस लाइव से जोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।